हाय दोस्तों, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल वर्टेक्स सॉल्यूशन क्लासेस में। आज हम लेके आए हैं आप लोगों के लिए मॉडल सेट 1 मैथ की पेपर की क्लास 10 जो कि जैक द्वारा एग्ज़ाम लेने वाले हैं दिसंबर माह में। बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है इस बार की मॉडल पेपर, जो बच्चे एग्ज़ाम देंगे उसके लिए मॉडल पेपर बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा। जो अच्छे स्कोर करना चाहते हैं वो मॉडल पेपर पे फोकस बहुत ज़्यादा दें, ठीक है, अच्छे तरीके से दें। आज मैं लेके आया हूँ मॉडल पेपर 1 मैथ की। अगर मेरे मॉडल सेट से आपको कुछ भी थोड़ा सा हेल्प होता तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें, ताकि दोस्त लोग भी कुछ सीख सके, मॉडल पेपर की सॉल्यूशन देख सके, ताकि वो भी अच्छा स्कोर कर सके। ठीक है, मैं इसका स्टार्ट करता हूँ, बताता हूँ। आपका जो फुल मार्क्स होंगे वो 40 मार्क्स के होंगे। टोटल जो होगा 40 मार्क्स के होंगे। 1.5 घंटे के समय दिए जाएंगे आपको। ओके, 40 क्वेश्चन हो टोटल, हर एक क्वेश्चन 1 मार्क्स के होंगे और नेगेटिव मार्किंग नहीं होंगे। और यानी 40 क्वेश्चन आपको 90 मिनट में सॉल्व करने हैं। यानी एक क्वेश्चन के पीछे अगर आप 2 मिनट में टाइम देते हैं ना, तो आराम से सॉल्व कर सकते हो 40 के 40 क्वेश्चन। ठीक है, इसलिए टाइम की टेंशन लेना नहीं है, टाइम काफ़ी है, सॉल्यूशन भी काफ़ी करने हैं, टाइम पे हो जाएगा। देखिए, पहला क्वेश्चन जो है 120 को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में लिखा जा सकता है। तो सिंपल सा 120 का जो है एलसीएम निकाल देना है। एलसीएम निकालने के बाद आएगा 2 गुना 2 गुना 2 इंटू 3 गुना 5 आएगा। ठीक है, इसको इस तरह से भी लिखा जा सकता है 2 का पावर 3 इंटू 3 इंटू 5, क्योंकि यहाँ 3 बार है इसलिए 2 का पावर 3 भी लिखा सकता है। ऑप्शन में आपका ये भी रह सकता है, तो हड़बड़ाना नहीं, या ये भी रहेगा तो आप आराम से स्कोर कर सकते हैं। ठीक है, आपका क्वेश्चन नंबर 2, 306 तथा 657 का महत्तम समापवर्तक न दिया हुआ है। 306 तथा 657 का लघुत्तम समापवर्तक क्या होगा? यानी 306 और 657 2 डिजिट है जिसका एचसीएफ 9 दिया हुआ है और इन दोनों का एलसीएम निकालना है। सिंपल से बात है, इसका फॉर्मूला जो होता है वो जो डिजिट दिया हुआ उसका गुणनफल, यानी जो डिजिट दिया हुआ है आपका 306 इंटू 657 दिया हुआ है ना, इसका गुणनफल बराबर होता है एलसीएम इंटू एचसीएफ होता है ना। तो एचसीएफ दिया हुआ है, एलसीएम निकालना है, तो एचसीएफ को इधर ले आते हैं। 306 इंटू 657 बट्टा एचसीएफ इधर आएगा। एचसीएफ कितना दिया हुआ? 9 दिया हुआ है, देख लीजिए 9 दिया हुआ है एचसीएफ। तो सिंपल से 9 से कट जाएगा 657, कितना होगा? 9 से 3 27 73 बार में। अब ये 306 को 73 से गुना कर दीजिए, आपका जो आंसर होगा वो आएगा 22,338 हो जाएगा आंसर। यानी ऑप्शन बी में जो आंसर है आपका वो सही हो जाएगा। ठीक है, तीसरा क्वेश्चन है 15 और 25 का एचसीएफ। तो 15 और 25 का एचसीएफ निकाल लीजिएगा, 5 आएगा, ऑप्शन ये सही। चौथा का एक प्राकृतिक संख्या का अभाज्य गुणनखंड उसके गुणनखंडों के क्रम को छोड़ते हुए अद्वितीय होता है, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। पांचवा है द्विघात बहुपद होगा जिनके शून्यकों का योग √2 और गुणनफल 1/3 है। यानी सिंपल सा है, योगफल दिया हुआ था, योगफल मानी योगफल का मतलब होता है आपको दिया हुआ है अल्फ़ा प्लस बीटा हुआ दिया हुआ है √2। ठीक है, ध्यान रखिएगा। और गुणनफल दिया हुआ है, गुणनफल मतलब अल्फ़ा इंटू बीटा दिया हुआ 1/3। ठीक है, याद रखिएगा, अल्फ़ा प्लस बीटा को योगफल बोलते हैं और अल्फ़ा इंटू बीटा को गुणनफल बोलते हैं। तो योगफल और गुणनफल दिया हुआ बहुपद निकालने बोल रहा है, तो इसके लिए एक फार्मूला होता है, आप जानते होंगे आप लोग। फार्मूला क्या होता है? x² माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा, ये फार्मूला होता है। इसमें सीधा सीधी पुट कर देना है, एक्स का x² रहने देना है, x², ये माइनस से माइनस होगा, अल्फ़ा प्लस बीटा यानी योगफल तो दिया हुआ √2, अरे यहाँ x है, यहाँ इंटू में x होता है, सॉरी, इसके बाद प्लस √2 x हो जाएगा, उसके बाद यहाँ प्लस होगा अल्फ़ा इंटू बीटा दिया हुआ 1/3। अब इसको एलसीएम लीजिएगा और सॉल्व कीजिएगा, तो जो आंसर होगा वो होगा 3x²
-3√2x+1 यानी ये आपका हो जाएगा आंसर। यानी ऑप्शन भी सही हो जाएगा। ठीक है, याद रखिएगा, ऑप्शन भी सही हो जाएगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 है, यदि ये x² + bx + c के शून्यक अल्फा कॉमा बीटा हो तो अल्फा प्लस बीटा का मान क्या होगा। यानी अल्फा प्लस बीटा को योगफल बोलते हैं। तो योगफल का फार्मूला सिंपल सा आपका बुक में दिया हुआ है, ये बराबर जो होता है -b/a, यानी ऑप्शन ये सही हो जाएगा। 7वां नंबर क्वेश्चन है, किसी बहुपद px के लिए ग्राफ आकृति में दिया गया है, बहुपद के शून्यकों की संख्या क्या होगी। यानी देखना है ये जो रेखा है ये देखना है एक्स अक्ष को कितना बार कट कर रहा है। तो एक्स अक्ष को एक बार कटने कर रहा है, तो सिंपल सा इसका आंसर जो हो जाएगा वो 0 हो जाएगा। ऑप्शन ये सही। 8वां क्वेश्चन है, समीकरण युग्म a1x + b1y + c1 = 0 तथा a2x + b2y + c2 = 0 में यदि a1/a2 = c1/c2 ≠ c1/c2 हो तो समीकरण युग्म का अनेक हल होगा। ये आपको बताया गया होगा, बुक में दिया हुआ आपका, देख लीजिएगा। 9वां नंबर की क्वेश्चन है, समीकरण युग्म 2x - 3y = 0 तथा 3x + 4y + 20 = 0 द्वारा निरूपित सरल रेखाएं हैं, इसको सॉल्व कीजिएगा। तो इसका जो आंसर होगा प्रतिच्छेद करती है आएगा, जो आपकी बुक में दिया हुआ है। 10वां क्वेश्चन है, c के किस मान के लिए समीकरण युग्म 6x - y = 2 तथा 6x - 2y = 4 का अनंत हल है। तो मैंने इसका आंसर गलत टिक किया हुआ है, ये आंसर ही नहीं होगा, आंसर होगा ऑप्शन सी ना, ऑप्शन ये होगा, सॉरी ऑप्शन ये होगा सही। क्योंकि देख लीजिए सिंपल सा है, समीकरण पहला देखिए cx - y = 2 है, और समीकरण दूसरा में ध्यान दीजिए 6x - 2y = 4 है। यानी समीकरण 1 जो है, ये समीकरण 1 जो है दूसरा का आधा है, मतलब समीकरण दूसरा जो है पहला का दुगुना है। देख लीजिए ये बराबर 2 है तो यहाँ 4 है, 2 दूना 4, मतलब 2 गुना यहाँ है, यहाँ y है, यहाँ 2 गुना 2 है, यहाँ x है तो यहाँ क्या हो, यहाँ 6x है तो यहाँ क्या होना चाहिए 3x, क्योंकि इधर 2 गुना है, समीकरण दूसरा इस पहला का दुगुना है सारा, तो यहाँ होना चाहिए 3, क्योंकि यहाँ 6 है तो यहाँ 3 होना, इसका आधा 3 होना चाहिए। यानी ऑप्शन जो हो जाएगा आपका, ऑप्शन ये सही हो जाएगा। ठीक है, c = 3। अब आता है 11 नंबर क्वेश्चन, समीकरण युग्म 2x - y = 5 और 3x + 2y = 4 का हल क्या है। समीकरण को हल कीजिएगा तो ऑप्शन ये सही हो जाएगा, x का मान 2 आएगा, y का मान -1 आएगा। 12 नंबर की क्वेश्चन है, वह रैखिक समीकरण युग्म जिसका कोई हल नहीं होता है और कहलाता है असंगत कहलाता है, बी सही हो जाएगा। 13 नंबर, समीकरण युग्म x + y = 9 और समीकरण x - y = 1 का हल, यानी x और y का मान निकालना है, समीकरण को हल कीजिएगा तो इसका जो आंसर होगा 5, x का मान 5 आएगा और y का मान 4 आएगा। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। 14 नंबर की क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा द्विघात समीकरण है। तो द्विघात समीकरण का मतलब होता है जिसका पावर x का पावर 2 होना चाहिए। पहला में तो होगा नहीं, कट जाएगा, दूसरा में भी नहीं होगा, कट जाएगा, तीसरा में होगा और चौथा में भी होगा, पर हमको फोकस करना है फर्स्ट में जो दिया उस पर फोकस करना है। ये भी होगा पर हमको फर्स्ट में जो होगा उस पर फोकस करना है। ठीक है, तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा। 15 नंबर की क्वेश्चन है, यदि वियुक्त डी इज ग्रेटर देन 0 हो तो मूल क्या होंगे। यानी जब डी का वैल्यू 0 से बड़ा होगा तो मूल क्या होगा। जब डी का वैल्यू 0 से बड़ा होता है तो आपको मालूम होगा वास्तविक होता है और भिन्न होता है, समझे। तो ऑप्शन जैसे हो जाएगा। 16 नंबर की क्वेश्चन है, द्विघात समीकरण x² + x - 1 = 0 के मूल्य की प्रकृति। इसकी प्रकृति की याद करने के लिए क्या करना होता था, सबसे पहले हमको डी का वैल्यू निकालना होता है, और डी का वैल्यू निकालने के लिए डी का फॉर्मूला जानना होता है। डी का फॉर्मूला होता है b² - 4ac, है ना डी का। तो यहाँ बी एक्स है तो एक्स के जगह 1 का स्क्वायर हो जाएगा -4, ये के जगह x² है, x² गुना 1 है 1 गुना 1, सी है -1 यानी सॉल्व करने के बाद जो होगा मेरा आंसर वो होगा 1 + 4, आंसर जो होगा 5 होगा। तो 5 जो देखिए डी से बड़ा है ना, 0 से बड़ा है, 5 जो है 0 से बड़ा है, 5 से 0 से बड़ा है। तो जब 0 से बड़ा होता है, तब मूल क्या होता है, वास्तविक होता है और भिन्न होता है।
देखिए यहाँ पे ही हमने अभी देखा कि जब डी जो है बड़ा होगा 0 से तब वास्तविक और भिन्न भिन्न होगा। तो यहाँ डी का वैल्यू मैंने निकाला तो बड़ा हो गया 0 से, तो इसका जो आंसर होगा वास्तविक और असमान। असमान मतलब ये होता है भिन्न भिन्न, समझे। 16 नंबर की क्वेश्चन है, 17 नंबर की क्वेश्चन है, ये x² प्लस bx प्लस c बराबर 0 के दो भिन्न वास्तविक मूल होंगे। जी, तो वही फिर से निकालना है। देखिए वास्तविक मूल कब होता है, वास्तविक और भिन्न भिन्न मूल कब होता है, जब डी का वैल्यू 0 से बड़ा होता है। यहाँ डी ना देकर डी का फार्मूला पुट कर दिया है, b² माइनस 4ac। देखिए ऑप्शन सी सही हो जाएगा। डी के जगह बी इसका फार्मूला पुट कर दिया, तब फार्मूला डी बड़ा है 0 से, तब वास्तविक और भिन्न भिन्न होगा, यानी ऑप्शन सी सही हो जाएगा। 18 नंबर की क्वेश्चन है, द्विघात समीकरण x² माइनस x प्लस 3 बराबर 0 का विविक्तर क्या होगा। इसमें डी पूछ दिया है, तो सिंपल सा इसका डी निकालिए, -11 आंसर आएगा। नहीं निकाल पाते हैं तो कमेंट कीजिएगा, हम बना के दिखा देंगे, ठीक है। 19 नंबर की क्वेश्चन है, यदि द्विघात समीकरण x² माइनस 4x प्लस k बराबर 0 का मूल समान हो तो k का मान ज्ञात करें। सिंपल सा क्वेश्चन है। यदि मूल भिन्न भिन्न होता है तो डी बड़ा होता है 0 से, ठीक है। और यहाँ मूल समान है, बराबर होगा मूल, ठीक है, समान है, तब डी जो होगा वो छोटा हो जाएगा 0 से। और भिन्न में रहता तो डी बड़ा होता था 0 से, पर यहाँ समान है तो डी जो है आपका वो छोटा हो जाएगा 0 से, ठीक है। तो डी का फॉर्मूला लगाइए, डी का फॉर्मूला होता है b² माइनस 4ac लेस देन 0 होगा, ठीक है। इसमें इसे पुट कीजिए वैल्यू इस समीकरण से पुट कीजिए बी का वैल्यू, बी की जगह -4 का स्क्वायर -4 का स्क्वायर -4 इंटू ये दिया हुआ है x है, x का गुणांक 1 है, और c है, c में k दिया हुआ है, k का वैल्यू हमको निकालना है। और ये जो है लेस देन 0 है, ठीक है। लेस देन को बराबर भी लिख सकते हैं, पर नहीं लिखेंगे चलेगा। 4 का स्क्वायर करेंगे 16 हो जाएगा, 16 माइनस 4k इज लेस देन 0, यही होगा ना। अभी 16 को यहीं रहने देते हैं, 4k को उधर कर देते हैं, 4k हम ऊपर ले आते हैं, जगह नहीं है। तो देखिए ये इस तरह से आ गया 16 लेस देन 4k, ठीक है। अब k का वैल्यू निकालना है हमको, k को एक साइड रखते हैं, k यहाँ 16/4 हो जाएगा, 16/4 हो जाएगा। इसको काटेंगे तब जो वैल्यू होगा वो 4 होगा, आंसर जो होगा आपका वो 4 आ जाएगा, ठीक है। आंसर जो होगा आपका 4 आ जाएगा, ओके। देखिए मैं इसको काट रहा हूँ पर ये कट नहीं रहा है, क्योंकि मैंने थोड़ा ज़्यादा टाइम तक रख दिया, थोड़ा मिस्टेक हो गया हमसे। ओके कोई बात नहीं, सॉल्यूशन में कोई दिक्कतें नहीं आएगी आपको। 20 नंबर की क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन देखिए आपका 20 नंबर की क्वेश्चन, द्विघात समीकरण x² माइनस 5x प्लस 6 बराबर 0। तो मूल ज्ञात करना बोला है, तो मूल ज्ञात करने बोला है, यानी x की वैल्यू ज्ञात करने बोला है। तो आप निकाल लीजिएगा, निकल जाएगा, नहीं निकलेगा तो कमेंट कीजिएगा, हम बना के सॉल्यूशन भेज देंगे। क्योंकि देखिए यहाँ थोड़ा जगह नहीं बचा है, इसलिए नहीं तो सॉल्यूशन कर देता मैंने। 21 नंबर की क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन एपी में है। ये जो 21 नंबर की क्वेश्चन है वो दिया हुआ है कौन एपी में है। तो एपी में देख लीजिए, एपी में रहने के लिए डी समान होना चाहिए, डी यानी विविक्तर, यानी जो इन डिजिट के अंतर होना चाहिए वो समान होना चाहिए। देखिए ऑप्शन बी जो है, ऑप्शन बी जो है, देखिए ऑप्शन बी में 1 3 5 7 इसके बीच का अंतर जो समान है, दो का अंतर है, यानी एपी में हो जाएगा ऑप्शन बी सही हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। 22 नंबर की क्वेश्चन है, एपी 2 7 12 का 10वां पद क्या होगा। 2 7 12 का 10वां पद, यानी ये 10 निकालने बोला है, ये दिया हुआ 2, डी दिया हुआ
5 और ये 10वां निकालने बोला और एन भी दिया है 10, ठीक है। तो ए10 निकालने बोला तो ए10 निकाल के देख लीजिएगा, 47 आंसर आ जाएगा, ठीक है। 23 नंबर की क्वेश्चन है, 2 अंकों वाली कितनी संख्याएं 3 से विभाजित होगी। तो 2 अंकों वाली संख्या कितनी 3 से विभाजित होगी। तो 2 अंकों वाली संख्या जो 10 से शुरुआत होती है, पर यहाँ बोला कि 3 से विभाजित होना है उसको। तो 3 से विभाजित होने के लिए 12 से शुरू होगा, 12, 15, इसी तरह करते करते 99 तक जाएगा, 99 तक जाएगा, ठीक है। तो इसमें n निकालने बोला है, तो यहाँ ये जो हो जाएगा वो आपका 12 हो जाएगा और d जो हो जाएगा, मतलब अंतर इसके बीच का 3 है, 3 हो जाएगा और ये n जो हो जाएगा इसका, ये n 99 हो जाएगा, ठीक है। अब आपको बोला है n निकालने, फॉर्मूला पुट कीजिएगा, आ जाएगा, n निकाल लीजिएगा। फॉर्मूला तो जानते हैं, ए n बराबर ए प्लस n माइनस 1 इंटू डी, वही फॉर्मूला लगाइएगा, आ जाएगा आंसर। n निकालने बोला, सिंपल। सबसे पहले ए पे 1 लिखिएगा, 12, 15, 18, 21, 99 तक, ये 12 मानिएगा, डी 3 होगा अंतर और ए n 99 होगा। n निकालने बोला है, सिंपल से फॉर्मूला पुट कीजिएगा, निकल जाएगा। 24 नंबर की क्वेश्चन है, 0 और 50 के बीच विषम संख्याओं का योग। 0 और 50 के बीच विषम संख्याओं का योग, विषम संख्या नहीं जो 2 से डिवाइड ना हो। तो 0 और 50 के बीच कितने होंगे, 1 से शुरुआत होगा, 1 तो लगेगा नहीं, फिर 3 होगा, फिर 5 होगा, फिर इसी तरह से जाके 49 तक जाएगा ना। यहाँ पे इस तरह से जाएगा, ये पे 1 बन जाएगा, यहाँ ये बराबर 1 होगा, ये बराबर 1, फिर डी बराबर हो जाएगा 2 का अंतर है और ये n जो हो जाएगा आपका 49 हो जाएगा, 49 हो जाएगा, ठीक है। अब आपको निकालने बोल रहा है n निकालना है, n निकालने बोल रहा है, सिंपल सा n, ये बराबर 1 है, डी बराबर 2 है, n बराबर 49 है, सिंपल सा फॉर्मूला पुट कीजिए, आ जाएगा आंसर, ठीक है। तो मैंने गलती किया है इस फॉर्मूले में, क्या कीजिएगा, थोड़ा इरेज नहीं हो पा रहा है, ये लेंदी हो गया थोड़ा सा, कोई दिक्कत नहीं है। 25 नंबर की क्वेश्चन है, अब लेंदी नहीं होने देंगे। 25 नंबर की क्वेश्चन है, सभी वृत्त समरूप होते हैं। समरूप यानी सभी वृत्त एक ही समान के होते हैं, गोलाकार होते हैं, ऑप्शन भी सही। 26 नंबर की क्वेश्चन है, आदि आकृति डी समांतर BC है, DB बराबर 2 है, 2 सेंटीमीटर, AE बराबर 1.5 सेंटीमीटर तथा EC बराबर 3 सेंटीमीटर हो तो AD का मान क्या होगा। और जब D समांतर BC होता है, D समांतर BC जब इस तरह की कंडीशन होता है, तब जो फॉर्मूला अप्लाई होता है वो होता है, AD बाई DB इज इक्वल टू AE बाई EC, ठीक है। सिंपल सा आपको AD निकालने बोला है, इसमें पुट कीजिए, DB दिया है, AE दिया है, EC दिया है, हमको निकालना है AD, सब कुछ दिया हुआ पुट कीजिए, निकल आएगा, ठीक है। थोड़ा लेंदी हो गया, क्या कीजिएगा, मैंने गलती किया है, सॉरी इसके लिए। तो इसका आंसर जो होगा 1 सेंटीमीटर, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। 27 नंबर की क्वेश्चन है, यदि 2 त्रिभुजों के संगत कोण बराबर हो तो ये त्रिभुज समरूप होते हैं, इस कसौटी को किस नाम से जाना जाता है। तो इस कसौटी को SES सर्वांगसम के नियम से जाना जाता है, यानी ऑप्शन भी सही हो जाएगा, ठीक है। 28 नंबर की क्वेश्चन है, त्रिभुज ABC तथा त्रिभुज PQR के लिए कौन सा कथन सत्य है। तो देखिए, ये जो त्रिभुज है ABC और PQR, इन दोनों का रूप तो सेम है, छोटा बड़ा है चलेगा, रूप सेम है, कोण भी देखिए तीनों का सेम है, 60 है 60 है, 80 80 है, 40 है 40 है, ठीक है। तो त्रिभुज, ये जो ऑप्शन हो जाएगा, त्रिभुज ABC समरूप है त्रिभुज PQR का, ठीक है, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। 29 नंबर की क्वेश्चन है, यदि 2 समरूप त्रिभुजों के संगत भुजा का अनुपात 4:9 हो तो उनके क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा। सिंपल सा 4:9, यानी 4
9 है, ठीक है। तो इसका क्षेत्रफल का अनुपात जो होगा वो होगा क्षेत्रफल यानी इसका स्क्वायर कर देना। 4 है तो 4 का स्क्वायर 16 हो जाएगा, बट्टा 9 है, 9 9 81 हो जाएगा। यानी इसको हम लिख सकते हैं 16:81। यानी ऑप्शन डी, देखिए ऑप्शन डी सही हो जाएगा, ठीक है। 30 नंबर की क्वेश्चन है, एक समबाहु त्रिभुज की भुजा 2a है, उसके शीर्षलंब की लंबाई क्या होगी। समबाहु त्रिभुज की आकार कुछ इस प्रकार से होता है, इस तरह से होता है, ठीक है। इस तरह से होता है समबाहु त्रिभुज यानी तीनों भुजा जिसकी बराबर होती है समबाहु त्रिभुज। इसकी शीर्षलंब की लंबाई यानी इसकी लंबाई ज्ञात करने बोला, इसकी, ठीक है। समबाहु त्रिभुज की भुजा, सभी भुजाओं समान है तो भुजा का मान जो दिया हुआ 2a दिया हुआ है, इसका भी 2a हो जाएगा, इसका भी 2a हो जाएगा, यहाँ ये हो जाएगा, यहाँ ये हो जाएगा, क्योंकि यहाँ हाफ हाफ हो जाएगा, डिस्टेंस बट गया, 2 खंड में बटा है। तो हमको निकालने बोला है इसकी लंबाई ज्ञात करने बोला है, ठीक है। इसकी लंबाई ज्ञात करने के लिए हम एक त्रिभुज लेंगे, एक ही त्रिभुज लेंगे, मान के चलते हैं इस त्रिभुज को लेते हैं, एक त्रिभुज को इसको मान लेते हैं, ठीक है। इसको लेते हैं हम, देखिए यहाँ एक समकोण त्रिभुज बन गया क्या, एक समकोण त्रिभुज बन गया तो ये 90 डिग्री हो जाएगा, यहाँ ये कोण 90 डिग्री बन जाएगा। तो इस भुजा का मान दिया है और ये भुजा का मान दिया है, हमको निकालना है ये भुजा का मान निकालना है, ठीक है। इस भुजा का मान निकालने के लिए पाइथागोरस का नियम लगाइए, निकल जाएगा। इसको मान लेते हैं हम p, इस भुजा को, ठीक है। तो p बराबर जो हो जाएगा अंडर रूट कर्ण का स्क्वायर, कर्ण यहाँ दिया है 2a का स्क्वायर प्लस न माइनस आधार का स्क्वायर, आधार दिया ये स्क्वायर। और इसका सॉल्यूशन करेंगे तो जब होगा, सॉल्यूशन करने के बाद जो होगा आंसर आपका हो जाएगा 4a²। और इसका जो आंसर आएगा √3 × ये होगा आंसर, ठीक है। ऑप्शन देखिए, ऑप्शन देखिए ये 30 का ये देखिए सही हो जाएगा √3 × ये, ऑप्शन ये त्रिभुज सबसे पहले आपको मान लेना है, इसकी लंबाई निकालना है, निकल आएगा, आपको समझ में आ ही गया होगा। 30 नंबर की क्वेश्चन ये ऑप्शन ये सही हो जाएगा। उसके बाद है 31 नंबर की क्वेश्चन, त्रिभुज ABC में AB बराबर 6√3 सेंटीमीटर है, AC बराबर 12 सेंटीमीटर है तथा BC बराबर 6 सेंटीमीटर है, तो कोण B का मान क्या होगा। सिंपल सा है, कोण B का मान 90 डिग्री होगा। क्यों होगा सो दिखाते हैं हम। सबसे पहले आप एक त्रिभुज ड्रॉ कीजिएगा, इस तरह की त्रिभुज ड्रॉ कीजिएगा, ठीक है। तो कोण B की मान पूछा है तो हम कोण B को हम 90 डिग्री मान के चलते हैं अभी से ही। ABC, ठीक है। तो AB का मान दिया हुआ है, AC का भी मान दिया हुआ है, BC का भी मान दिया हुआ है। तो देखिए समकोण त्रिभुज होने के लिए इन दोनों का भुजा इसका स्क्वायर करके जोड़ने पर एक कर्ण के बराबर होता है। आपको मालूम होगा पाइथागोरस के नियम के अनुसार इन दोनों के भुजाओं का स्क्वायर का योग के कर्ण के बराबर होता है। तो देखिए AB और BC को स्क्वायर करके जोड़िए, देखिएगा AC के बराबर होगा, यानी समकोण त्रिभुज कब दर्शा रहा है, तो समकोण त्रिभुज को दर्शा रहा है तो कोण भी क्या होगा, कोण भी होगा जो 90 डिग्री की होगी, ठीक है। कोण भी जो होगी 90 डिग्री की होगी, यानी ऑप्शन C सही हो जाएगा। ओके। 32 नंबर की क्वेश्चन है, एक वृत्त की कितनी स्पर्श रेखाएं सकती है। तो एक वृत्त की बहुत सी हो सकती है स्पर्श रेखाएं। देखिए एक वृत्त ये है, इसकी स्पर्श रेखाएं इधर से भी हो सकती है, इधर से भी हो सकती है, इधर से भी हो सकती है, इधर से भी हो सकती है और कहीं से भी हो सकती है, क्योंकि वृत्त जो है बिंदुओं का समूह होता है, कई बिंदु मिलके बना होता है। तो कई बिंदु मिलके बना होता है तो वृत्त की कई स्पर्श रेखाएं हो सकती है, ठीक है। यानी अपरिमित रूप से अनेक, सी ऑप्शन सही। 33 नंबर की क्वेश्चन है, वृत्त के केंद्र 13 सेंटीमीटर दूर स्थित किसी बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखा की लंबाई 12 सेंटीमीटर है, तो वृत्त की त्रिज्या क्या होगी।
देखिए यहाँ बता रहा है एक विड्थ है, ठीक है, एक विड्थ है, यहाँ सेंटर है विड्थ की, ये सेंटर है विड्थ की, यहाँ से यहाँ तक की जो लंबाई है वो दिया हुआ है आपका 13 सेंटीमीटर दिया हुआ है, और यहाँ से एक स्पर्श रेखा है उसकी लंबाई दिया हुआ 12 सेंटीमीटर, ठीक है। तो ये जो त्रिज्या है उसकी लंबाई ज्ञात करने बोला है, ठीक है। सिंपल सा है, ये त्रिभुज एक प्रकार त्रिभुज बन गया, तो तीन भुजाओं में से 2 भुजाओं का मान दिया और एक भुजा का मान निकाल लीजिए, एक भुजा जो कि त्रिज्या होगी, यानी पाइथागोरस नियम लगाइए, इसका जो आंसर होगा जो हो जाएगा वो हो जाएगा 5 सेंटीमीटर हो जाएगा, आंसर जो आ जाएगा 5 सेंटीमीटर, ठीक है। कंप्लीट हो गया, ऑप्शन भी सही हो जाएगा। 34 नंबर की क्वेश्चन है, एक बिंदु Q से एक वृत्त पर स्पर्श रेखा की लंबाई 24 सेंटीमीटर है तथा Q की केंद्र से दूरी 25 सेंटीमीटर, तो वृत्त की त्रिज्या, ये भी क्वेश्चन सेम है, उसी तरह की क्वेश्चन है। एक वृत्त आपको लेना है सबसे पहले, इसमें भी वही बोला गया है, एक वृत्त लिया मैंने, उसके बाद वृत्त की यहाँ केंद्र है, केंद्र से एक रेखा गया है, यहाँ से एक पॉइंट है, ये पॉइंट की लंबाई 25 सेंटीमीटर दिया हुआ है, और यहाँ से एक स्पर्श रेखा खींची गई है जिसकी लंबाई 24 सेंटीमीटर दिया हुआ है, तो इसकी त्रिज्या की मान ज्ञात करने बोला है। ठीक है, वृत्त की त्रिज्या की मान, देखिए यह भी एक त्रिभुज बन गया, समकोण त्रिभुज बन गया, तो 2 भुजा का मान दिया है, वो तीसरा भुजा का मान निकालिए, तीसरा भुजा का मान जो होगा वो त्रिज्या होगी वृत्त की, तो तीसरा भुजा का जो मान जो होगा आपका वो होगा 7 सेंटीमीटर आएगा, यानी ऑप्शन ये सही हो जाएगा। 35 नंबर की क्वेश्चन, 2 सकेंद्रीय वृत्त की त्रिज्याएं 3 सेंटीमीटर तथा 5 सेंटीमीटर है, बड़े वृत्त की उस जीवा की लंबाई क्या होगी जो छोटे वृत्त को स्पर्श करती है। तो ये थोड़ा लंबा बनेगा, तो इसलिए मैं अभी नहीं सॉल्व करूँगा, बाद में बता दूंगा अलग से वीडियो बना के। इसके अगर समझ में नहीं आता तो कमेंट कीजिएगा, हम बना के वीडियो भेज देंगे, क्योंकि ये थोड़ा लेंथी बनेगा। ऑप्शन ये सही हो जाएगा। 36 नंबर क्वेश्चन है, थीटा केंद्रीय कोण और आर त्रिज्या वाले त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। तो त्रिज्यखंड, सिंपल सा त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल आपको मालूम होगा, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल जो होता है θ/360 इंटू पाई आर स्क्वायर। तो ऑप्शन देखिए कहाँ है, ऑप्शन बी में देखिए पाई आर स्क्वायर θ/360 दिया हुआ है, यानी ऑप्शन बी सही हो जाएगा, ठीक है। 37 नंबर क्वेश्चन, वृत्त की सबसे बड़ी जीवा को क्या कहते हैं। तो जैसे ये वृत्त है, ठीक है, ये वृत्त है, जीवा क्या होता है, वृत्त पर खींची गई लंब, उसी को बोलते हैं जीवा, समझे। तो सबसे बड़ी जो जीवा होती है वृत्त की वो होती है व्यास, ये व्यास है, डायमीटर है, ये जो व्यास है सबसे बड़ी जीवा होती है वृत्त की, समझे। तो ऑप्शन सी जो सही हो जाएगा, व्यास। 38 नंबर क्वेश्चन है, आर त्रिज्या वाले वृत्त के उस चाप की लंबाई क्या होगी जो केंद्र पर थीटा कोण अंतरित करती है। तो चाप की लंबाई निकालने के लिए सिंपल सा ये फॉर्मूला लगाते हैं, 2 पाई आर θ/360, ऑप्शन सी सही हो जाएगा, ठीक है। 39 नंबर की क्वेश्चन है, 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या होगा जो केंद्र पर 60 डिग्री कोण अंतरित करती है। तो सिंपल से त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकालने बोला था, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल तो आपको मालूम है, ये त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल पुट कीजिए, निकल आएगा। आर दिया 6 सेंटीमीटर, थीटा भी दिया 60 सेंटीमीटर, तो फॉर्मूला जो होता है वो होता है पाई आर स्क्वायर θ/360 होता है। पाई आर स्क्वायर, पाई को मान लेते हैं हम 22/7, आर जो दिया हुआ है 6 सेंटीमीटर, आर स्क्वायर होगा 36 हो जाएगा, इंटू थीटा दिया 60/360, 60 से 360 कटेगा 6 बार में, कटेगा, ये 6 से 36 कटेगा 6 बार में, ठीक है। उसके बाद 22 को 6 से गुना करेंगे, 22 को 6 से हम गुना करेंगे, उसके बाद आएगा 132 बटा 7 सेंटीमीटर स्क्वायर जो होगा इसका आंसर होगा, ठीक है, यानी ऑप्शन ये सही हो जाएगा। 40 नंबर की क्वेश्चन देखिए, घोड़ा एक मैदान में 7 सेंटीमीटर लंबी रस्सी से बांध दिया गया है, उस भाग का क्षेत्रफल ज्ञात
क्या होगा है उसका जो सॉल्यूशन होगा वो होगा 154 मीटर स्क्वायर। 7 मीटर लंबाई रस्सी है, यानी आर मान लेना, आर को दिया हुआ 7 सेंटीमीटर। तो एक इस तरह से एक मैदान है, यहाँ पे एक घोड़ा बंधा हुआ है, यहाँ से यहाँ तक घोड़ा चढ़ सकता है। इसकी लंबाई 7 सेंटीमीटर है, इधर भी 7 होगा, इधर भी 7 होगा, तो यहाँ तक घोड़ा चढ़ सकता है। यहाँ इस क्षेत्रफल तक घोड़ा चढ़ सकता है। इसकी लंबाई ज्ञात करनी है, तो इसकी लंबाई जो होगी 154 मीटर स्क्वायर होगी। इसमें भी वृत्तखंड का क्षेत्रफल लगाइएगा। आपका जो सॉल्यूशन होगा वो होगा 154 मीटर स्क्वायर। ऑप्शन डी सही। आशा करते हैं कि आप लोगों को मेरा वीडियो एकदम समझ आ गया होगा। थोड़ा लेंदी हुआ, क्या कीजिएगा, थोड़ा इधर उधर लेंदी हुआ है। अगर समझ में नहीं आता होगा तो आप लोग कमेंट कीजिएगा, मैं फिर से वीडियो बना दूंगा। ठीक है, थोड़ा लेंदी लगता है, टाइम लग जाता है, मेहनत भी थोड़ा ज़्यादा लगा, थोड़ा टाइम भी इसमें ज़्यादा लगा। इसके लिए सॉरी, कोई दिक्कत नहीं है, पर आपको समझ में आ गया होगा। और इस तरह की मैंने सारी मॉडल पेपर सॉल्व करके यूट्यूब पे डाल दिया है अपने चैनल पे। मेरे चैनल पे जाइए और देखिए, सारा क्वेश्चन मिलेगा।